तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस कड़ी में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए आगामी एग्जाम को छायावाद पर एक समग्र विवेचन करते हैं, जिसमें कि महत्वपूर्ण कथन भी छायावाद के ऊपर शामिल रहेंगे। छायावाद के ऊपर वह दृष्टि इस सेशन के अंदर शामिल होगी जो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए फटाफट के अंदाज में हम सभी लोग छायावाद का रिवीजन कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन आपका होगा। मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ, जो भी सेशन लेकर के आऊँगा सारगर्भित निचोड़ सेशन आपके सामने आएगा, उसमें से सवाल तय है। अगर छायावाद से कोई सवाल बनेगा तो भूमिका, यदि छायावाद की जो प्रवृत्ति है, भूमिका है, नामकरण है, उससे अगर सवाल बना तो 100% इसी से सवाल आ जाएगा। अब जैसे कभी स्पेशल अगर कोई सवाल बन गया, रचनाओं से स्पेशल सवाल बन गया, तो उसका एक अलग सेशन सभी का अलग अलग से करना होगा। भाई जयशंकर का अलग सेशन हमने दे दिया आपको, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। उसी तरीके से निराला का एक स्पेशल सेशन देंगे आपको, पंत जी का एक स्पेशल सेशन मिलेगा, महादेवी जी का एक अलग सेशन मिलेगा आपको, तो उससे बाहर फिर नहीं जाएगा। तो आइए फटाफट के अंदाज में हम लोग छायावाद में देखते हैं। छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की काव्यधारा है, जिसका समय लगभग 1918 से 1936 ईस्वी तक चला है। इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि की बात करें अगर तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा को माना जाता है। छायावाद के नामकरण का श्रेय किसको जाता है तो मुकुटधर पांडे को जाता है छायावाद का नामकरण करने का श्रेय। छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित किया। ये सवाल महत्वपूर्ण है कि हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित करने का श्रेय कौन से, तो यहाँ पर छायावाद को जाता है। ये इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए, जैसे भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, किसके द्वारा कहा जाता है याद करिए, उसी तरह से इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा छायावाद को। आगे बढ़ेंगे। अब छायावाद के विषय में कुछ महत्वपूर्ण कथनों की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बात आती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका कहना है कि छायावाद का समय 1918 से 1938 ईस्वी तक माना गया है। इसके दो कारण थे। 1918 ईस्वी में झरना का प्रकाशन हुआ और 1937 में जयशंकर प्रसाद का निधन। ये कारण बताते हैं इसका कि झरना के प्रकाशन से और उनके निधन तक का जो समय है वो छायावाद का समय है। वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का समय 1918 से 1936 ईस्वी माना है। 18 में झरना का प्रकाशन हुआ और 36 में पंत की युगांत रचना का प्रकाशन हुआ। युगांत को ही ये मानते हैं कि युग का अंत हो गया छायावाद के। छायावाद के युग के अंत की घोषणा ये कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि इसमें युगांत में उन्होंने कहा था कि मैं छायावाद के युग के अंत की घोषणा करता हूँ। पंत ने इसकी भूमिका में लिखा था। तो यहाँ पर शुक्ल के अनुसार 18 से 36 की बात की जाती है। और आगे हम अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में। नागरी प्रचारणी सभा काशी में भी यही समय मानता है। तो यहाँ पर 1918 से 1936 का जो समय है छायावाद के लिए सर्वमान्य माना जाता है। इसके दो तरीके हैं। देखो, एक तो अगर आप पंत जी की रचना युगांत को लेकर के चलोगे तो युग का अंत हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि 36 में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हो गया मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में। तो यहाँ से अब छायावाद के आगे की कविता का दौर, प्रगतिवादी कविता का दौर अब आगे प्रारंभ हो जाता है। तो अब यहाँ से सर्वमान्य मत की बात करें तो 1918 से 36 का समय माना जाता है छायावाद का जो समय है। आगे बढ़ेंगे। छायावाद के नामकरण के विषय में बात कर लेते हैं। तो छायावाद का नामकरण किसके द्वारा किया गया? मुकुटधर पांडे जो प्रथम प्रयुक्ता हैं, व्यंग के रूप में करते हैं ये। 1920 में इन्होंने श्री शारदा पत्रिका में एक लेख लिखा था, हिंदी छायावाद। मुकुटधर पांडे ने इस निबंध में लिखा था कि मेरी समझ में नई शैली की कविताओं में भाव में नहीं अपितु भावों की छाया मात्र प्रतीत होती है, जिन्हें पकड़कर पाठक को हृदयंगम करने में कठिनाई होती है। अतः मैंने नई शैली की कविता के लिए छायावाद शब्द का प्रयोग किया है। ये मुकुटधर पांडे ने लिखा है। सुशील कुमार जो हैं उन्होंने दूसरे कोई व्यक्ति हैं अगर छायावाद के विषय में कहने वाले तो वो कौन है? सुशील कुमार हैं, दूसरे प्रयोक्ता हैं। इन्होंने हिंदी में छायावाद 1921 में एक निबंध लिखा था और भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ था इनका निबंध। छायावाद एक अस्पष्टतावाद है जिसमें भाव या रस क्या है अपितु इसकी छाया भी नहीं है। भाव या रस क्या है अपितु इसकी छाया भी नहीं है। तो ये छाया को लेकर के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने छायावाद की बात करी है। अब छायावाद की परिभाषा हम विभिन्न विद्वानों के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो
तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो ये कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये बहुत पॉपुलर परिभाषा है, लगभग ग्रेजुएशन में ही सबको याद हो गया होगा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वर्णन की विशिष्ट भावात्मक पद्धति है तथा जीवन के प्रति विशिष्ट भावात्मक दृष्टिकोण है। ये डॉक्टर नगेंद्र का ये वाला बड़ा पॉपुलर है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में, जब आत्मा की छाया परमात्मा पर तथा परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है तो छायावाद की सृष्टि होती है। ये रामकुमार वर्मा कहते हैं, आत्मा की परमात्मा पर, परमात्मा की आत्मा पर जब छाया पड़ने लगती है तो छायावाद की सृष्टि होती है। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में, जब साहित्य में वेदना के आधार पर या वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगती है तो हिंदी में इसे छायावाद कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद के अकॉर्डिंग है कि जब साहित्य में वेदना के आधार पर स्वानुभूति यानी अपने स्वयं की अनुभूति अभिव्यक्त होने लगती है, वेदना का मतलब दुख या पीड़ा से लिया जाता है, यानी कि दुखी और पीड़ित मन से अगर कोई व्यक्ति आत्म अनुभूति करने लगता है, अपने आप को व्यक्त करने लगता है, तो वहीं से छायावाद प्रकट होता है। ये जयशंकर प्रसाद कहते हैं। जयशंकर प्रसाद का दूसरा भी वक्तव्य यहाँ पर है कि भावों को स्पष्ट रूप में सर्वाधिक न कर पाना ही सर्वाधिक कर पाना ही छाया के रूप में प्रस्तुत करना छायावाद कहलाता है। सूर्यकांत निराला के शब्दों में है कि छायावाद कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि वास्तविक अनुभूति को रहस्य के रूप में प्रकट करने की कला है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, किसका? निराला जी का। ये कहते हैं कि छायावाद कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि वास्तविक अनुभूति को रहस्य के रूप में प्रकट करना एक कला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द को दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा वर्णन की शैली के विशेष आधार पर। यहाँ भाव स्पष्ट रूप में ना होकर रहस्य रूप में थे तथा उनके वर्णन में प्रतीकात्मक शैली को अपनाया गया है। तो मतलब सीधी बात है, जहाँ भाव स्पष्ट ना हो, रहस्य हो और जिन्हें प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया जाता हो, काव्य रचना का वह काल छायावाद कहा जाएगा। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग है। नंदुलारे वाजपेयी की बात करें तो छायावाद एक शैली विशिष्ट है जिसमें नया कुछ भी नहीं है, बस परंपराओं को तिद कर तथा बने बनाए सांचे में रचनाएं ना कर निजी अनुभूति को व्यक्त किया गया है, जो द्विवेदी युग में दबकर रह गई है। आई माधवी वर्मा कहती हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, जिसका मूल सर्वात्मवाद है। तो महादेवी वर्मा जी का इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा भाई छायावाद के विषय में। बाबू गुलाब राय के शब्दों में बात करें तो इन्होंने छायावाद और रहस्यवाद में कोई भेद नहीं मानते हुए कहा कि छायावाद और रहस्यवाद दोनों ही मानव और प्रकृति का एक आध्यात्मिक आधार बताकर एकात्मवाद की पुष्टि किया है। बाबू गुलाब राय। आचार्य गणपत चंद्र गुप्त के अकॉर्डिंग कहें तो उन्होंने 1946 में एक निबंध लिखा था, छायावाद और उसके रचनाकार। ये निबंध भी आपसे पूछा जा सकता है, छायावाद और उसके रचनाकार ये किसका है? आचार्य गणपति चंद्र गुप्त का है। और उसी में उन्होंने परिभाषा दिया था कि छायावाद यथार्थ के विरुद्ध, कल्पना बुद्धि के विरुद्ध, भावात्मक व्यक्तिकता के विरुद्ध सार्वत्मवाद का आंदोलन है। यथार्थवाद के विरुद्ध किसका है? कल्पना का। बुद्धि के विरुद्ध किसका है? भाव का। और व्यक्तिकता के विरुद्ध किसका है? सार्वत्मवाद का। दोबारा से बोल दे रहा हूँ, आचार्य गणपत चंद्र गुप्त ने छायावाद किसको कहा? जहाँ पर उन्होंने कहा कि यथार्थ के विरुद्ध कल्पना, बुद्धि के विरुद्ध भाव और व्यक्ति के विरुद्ध समाज का एक आंदोलन ही छायावाद है। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले को देखेंगे। छायावाद के प्रवर्तक के रूप में अगर हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसको माना है? तो उन्होंने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना है। वहीं पर बात करें अगर हम प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। दो व्यक्ति ध्यान दीजिएगा, प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा। तो माचवे मोहन माखन लाल चतुर्वेदी, याद रहेगा, माचवे मोहन माखन। तो प्रभाकर माचवे, विनय मोहन शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत को। यहाँ पर देखो हम इसको कैसे याद किए हैं, यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी, यहाँ पर नंदन, नंद नंदन हमने बैठा लिया, नंद नंदन, नंद नंदन, नंद नंदन, ये हमने बैठा लिया।
कि नंद दुलारे वाजपेयी नंदन को मानते हैं, और वहीं पर इलाचंद जोशी और गणपत चंद्र गुप्त किसको मानते हैं, तो जयशंकर को मानते हैं। किसको मानते हैं भैया, जयशंकर को। तो इलाचंद जोशी हो गए और गणपत चंद्र गुप्त हो गए, वो छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर को मानते हैं, और यही मत सर्वमान्य मत है। बहुत सारे लोग रामचंद्र शुक्ल के मत को सर्वमान्य मान लिया करते हैं, लेकिन हर जगह रामचंद्र शुक्ल का मत सर्वमान्य नहीं होगा, ठीक है। तो शुक्ल के अकॉर्डिंग जो है मैथिली शरण गुप्त होंगे, मुकुटधर पांडे को वो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को मानेंगे। वहीं पर इलाचंद जोशी और गणपत चंद्र गुप्त ने जयशंकर प्रसाद को माना है। बाकी माचवे और मोहन की बात करें तो वो माखन लाल चतुर्वेदी, माचवे मोहन माखन लाल चतुर्वेदी। नंद नंदन यानी नंद दुलारे वाजपेयी ने नंदन को, सुमित्रा नंदन पंत को माना है, और इलाचंद जोशी गणपत चंद्र गुप्त ने जयशंकर प्रसाद को माना है छायावाद का प्रवर्तक। उम्मीद है कि याद हो जाएगा आप सभी को। आइए अब हम बात कर लें कि छायावाद को विभिन्न अर्थों में विद्वानों के द्वारा जो नाम दिए गए हैं वो। मुकुटधर पांडे ने छायावाद को रहस्यवाद कहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अन्योक्तिवाद और अन्योक्ति पद्धति कहा। ये बेहद महत्वपूर्ण है, ये वाला पूरा का पूरा सेशन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को रहस्यवाद, मधुचर्या शैली, वैचित्र्य, चित्र भाषा शैली, अभिव्यंजना का विलायती संस्करण कहा है। छायावाद को किसने अभिव्यंजना का विलायती संस्करण कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। रहस्यवाद मुकुटधर पांडे भी कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको व्यंग्यार्थ प्रधान शैली के रूप में व्यक्त किया है। सुशील कुमार ने अस्पष्टतावाद की संज्ञा दी है। डॉक्टर बच्चन सिंह और गणपत चंद्र गुप्त ने स्वच्छंदतावाद कहा है छायावाद को। डॉक्टर बच्चन सिंह और गणपत चंद्र गुप्त ने छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहा है। सुमित्रा नंदन पंत ने सौंदर्य की छाया कहा है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को कांति कहा है। क्या कहा है, कांति कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विशेषा भावाभिव्यक्ति का नाम दिया है इसको। महादेवी वर्मा ने स्वानुभूति का चित्रण कहा है छायावाद को। छायावाद के बृहत्त्रयी और लघुत्रयी के अंतर कौन आते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में बनेगा ये। छायावाद के बृहत्त्रयी और लघुत्रयी में कौन आते हैं। बृहत्त्रयी की बात करें तो इसमें नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार हम बात करें तो इसमें 3 बड़े कवि आते हैं। कौन कौन, प्रसाद, पंत और निराला, ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। लघुत्रयी के अंतर्गत रामकुमार वर्मा किसको कहते हैं, महादेवी वर्मा और भगवती चरण वर्मा। देखो इनमें 3 छोटे कवि आते हैं, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और भगवती चरण वर्मा। वर्मा 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 बैठा लो दिमाग पे। रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और भगवती चरण वर्मा ये लघुत्रयी के अंतर्गत गिने जाते हैं। गणपत चंद्र गुप्त और सुमन ने माखनलाल चतुर्वेदी को लघुत्रयी में शामिल किया। ये महत्वपूर्ण बात है। गणपत चंद्र गुप्त और सुमन राजे इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी को लघुत्रयी के अंदर शामिल किया था। बाकी लघुत्रयी में कौन आते हैं, छायावाद की लघुत्रयी में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा। 3 नाम वर्मा वर्मा याद रखो, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा। और बृहत्त्रयी के अंदर तो प्रसाद, पंत, निराला की बात आ जाएगी। छायावाद के आधार स्तंभ की बात कर लें, कौन है पिलर, तो कृष्णदेव झारी भाव के अनुसार हिंदी की नई भावधारा, उन्होंने प्रसाद को ब्रह्मा, पंत को विष्णु, निराला को महेश और महादेवी को शक्ति कहा है। चलो भाई ध्यान से समझ लेना, हिंदी की नई भावधारा उसमें उन्होंने प्रसाद को ब्रह्मा, पंत को विष्णु, निराला को महेश, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश कौन कौन हो जाएंगे, प्रसाद पंत निराला, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रसाद पंत निराला, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रसाद पंत निराला, ब्रह्मा विष्णु महेश। और शक्ति कौन हो जाएंगी फिर, महादेवी वर्मा शक्ति हो जाएंगी। चलिए अब प्रसाद की बात करें तो ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसके प्रतीक होते हैं भाई, तो ब्रह्मा प्रत्यभिज्ञवाद के यानी कि बुद्धिवाद के, आनंदवाद और समरसतावाद के सूचक हैं। पंत जो हैं विष्णु हैं, वो मानवतावादी और अरविंद दर्शन। निराला अद्वैतवादी हो जाएंगे भाई, महेश अद्वैतवादी तो रहेंगे ही, महादेवी शक्ति के रूप में होंगी तो बौद्ध दर्शन। तो यहाँ पर ये बेहद महत्वपूर्ण है भाई। प्रसाद का दर्शन कौन सा है, आनंदवाद, समरसतावाद और प्रत्यभिज्ञातवाद है। पंत जो है विष्णु के रूप में है तो मानवतावादी और अरविंद दर्शन है इनका। निराला महेश के रूप में है, अद्वैतवादी दर्शन है। महादेवी का कौन है, बौद्ध दर्शन है। आइए आगे बढ़ेंगे। हिंदी छायावाद का आगमन कैसे हुआ, हिंदी में छायावाद जन्म कैसे लेता है।
तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गणपत चंद्र गुप्त, सुमन राजे, डॉक्टर बच्चन सिंह ने बंगला भाषा के रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं से प्रभावित बताया है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन नाम मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, गणपत चंद्र गुप्त हो गए, सुमन राजे हो गए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने बंगला भाषा के रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं से प्रभावित बताया। 1798 ईस्वी में कालरिज, वर्ड्सवर्थ और लिरिकल बैलेट्स लिखे। इसे पाश्चात्य साहित्य में रोमांटिसिज्म के नाम से हिंदी में छायावाद का आगमन हुआ। यानी पाश्चात्य साहित्य में जो स्वच्छंदतावाद है, हिंदी में वही छायावाद है। सिंपल सी बात है। छायावाद के संबंध में कुछ विशेष तथ्य की बात कर लेते हैं। तो विशेष तथ्य में सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद को पाश्चात्य साहित्य के रोमांटिसिज्म से प्रभावित जागरण पत्रिका को छायावाद का समर्थक पत्र माना है। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का संबंध ईसाइयों के फैंटमास यानी कि छायाभास से इसको जोड़ा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार झरना जो 1918 में आया, उसको छायावाद की प्रयोगशाला का पहला आविष्कार माना जा सकता है। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने बताया? तो रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि किसने कामायनी को छायावाद का उपनिषद बताया है। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद बताया शांति प्रिय द्विवेदी ने। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य बताया है। तो ये तो कामायनी के विषय में जो जयशंकर प्रसाद स्पेशल सेशन हमने किया हुआ है, वहाँ पर इसको लिखवाया है, डिटेल में जा करके लिखवाया है। आगे बढ़िएगा, अगला देख लेते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी माना है। रामधारी सिंह दिनकर ने कामायनी के संदर्भ में दोष रहित दूषण सहित नामक निबंध लिखा है। पंत द्वारा रचित पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पंत का जो पल्लव की भूमिका में लिखा हुआ है, पंत जी ने पल्लव की भूमिका में जो लिखा है उसी को मैनिफेस्टो कहा जाता है, छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पंत की युगांत को 1936 को छायावादी को मृत्यु की घोषणा पत्र कहा जाता है। तो छायावाद के जन्म का घोषणा पत्र कौन सा है? पल्लव की भूमिका। और युगांत की जो भूमिका है ना, वो छायावाद के मृत्यु की घोषणा करता है। अब बात कर लेते हैं कि छायावाद के प्रतिनिधि कवि किसको कौन मानता है। तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना है। अब यहाँ किसी के अकॉर्डिंग ही पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिनिधि कवि किसको माना है? सुमित्रा नंदन पंत को माना है। अज्ञेय ने किसको माना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। निराला की साहित्य साधना आप सभी को पता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ये मानते हैं अज्ञेय। गणपत चंद्र गुप्त ने जयशंकर प्रसाद को माना है और डॉक्टर बच्चन सिंह ने महादेवी वर्मा को माना है। शिव कुमार शर्मा ने हरिवंश राय बच्चन को माना है छायावाद के मुख्य कवि के रूप में। अब छायावाद के प्रमुख रचनाकारों की बात कर लें, उनके काल समय की बात कर लें, ये महत्वपूर्ण है। ये सवाल आपसे बनता रहेगा परीक्षाओं में, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कौन आएंगे? जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937 इनका समय है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर लें तो 1896 से इनका समय 1961 है। ये एकदम क्रम से है, देखिएगा। 89 में जयशंकर प्रसाद हैं, 1896 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। मोहनलाल महतो वियोगी जिसको कहेंगे, वियोगी हरि कहाँ से निकला होगा गान, तो यहाँ पर 1899 इनका समय है, 1990। सुमित्रा नंदन पंत 1900 ईस्वी में, 1977। तो देखो जयशंकर निराला क्रम से कर लो, उसके बाद वियोगी आ जाएंगे इसमें, उसके बाद पंत आ जाएंगे, उसके बाद जनार्दन प्रसाद झा द्वि जाएंगे, 1904 से 1964 इनका समय है, जनार्दन प्रसाद झा। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा आ जाएंगे, 1905 से 1990 इनका समय है। उसके बाद महादेवी वर्मा आ जाएंगी, 1907 से 1987। आरसी प्रसाद सिंह आ जाएंगे 1911 से 1996। जानकी वल्लभ शास्त्री आ जाएंगे 1916 से 2011। उदय शंकर भट्ट आ जाएंगे 1918 से 1966 के बीच आ जाएंगे ये। चलिए छायावाद की विशेषताओं की बात कर लें तो छायावाद की विशेषताओं में सौंदर्य भावना उसकी पहली विशेषता है। छायावादी कविता की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति होती है उसकी सौंदर्य अनुभूति। सौंदर्य अनुभूति के विषय में प्रसाद जी ने कहा है कि उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। तो ये है किसकी पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है।
कई पंक्तियां दे देगा और पूछेगा छायावाद की सौंदर्य भावना को व्यक्त करने वाली पंक्ति कौन सी है, ये भी पूछ सकता है। या ये पंक्ति पूछ सकता है कि उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये जयशंकर प्रसाद की है। और दूसरा, छायावाद के अंदर विशेषता पाई जाती है प्रकृति सौंदर्य की। मानव के आंतरिक सौंदर्य का उद्घाटन छायावाद में प्रकृति के माध्यम से किया गया है। पंत जी ने कहा है कि प्रकृति को मैंने अपने से अलग सजीव सत्ता रखने वाली नारी के रूप में देखा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो अगर प्रकृति के विषय में बात आए तो पंत जी कह रहे हैं कि प्रकृति को मैंने अपने से अलग सजीव सत्ता रखने वाली नारी के रूप में देखा है। उस फैली हरियाली में कौन अकेली खेल रही माँ। ठीक है, चलिए अब प्रेम की भावना, एक अगली विशेषता छायावाद की होती है। प्रेम की भावना इसमें दिखाई पड़ती है। प्रेम छायावादी काव्य का प्रधान तत्व है। पंत ने प्रकृति के प्रेम को पाया, माया जाल को किसी बाला के, देखो, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तो ये पंत जी का है। प्रकृति के प्रेम को, प्रकृति की माया को किसी बाला के यानी किसी नारी के ना बालों के जाल के समान उन्होंने बताया है। नारी प्रेम छायावाद के अंदर, छायावादी कवियों के अनुसार नारी प्रेम की मूर्ति है, वह श्रद्धा रूपणी है। निराला ने प्रेयसी में प्रेम का आदर्श रूप स्थापित करते हुए लिखा है कि दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न रूप, भिन्न धर्म भाव, पर केवल अपनाओं से प्राणों से एक थे। अनामिका में उन्होंने व्यक्त किया है। छायावादी काव्य में पहली बार नारी के प्रति प्रेम भावना में वासना का कालुष्य दर्शित नहीं होता। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये नारियों को श्रद्धा के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पर रीति काल की जो पद्धति थी, जहाँ पर नारियों को एक भौतिक भोग की शरीर के रूप में देखा जाता था, यानी कि भोगवाद का नज़रिया था, पहली बार उस नज़रिए से, वासना की नज़रिए से हट करके एक श्रद्धा भाव दिखाने का काम छायावादी कवियों ने किया है नारियों के प्रति। यहाँ से सम्मान की दृष्टि धीरे धीरे प्रकट होने लगी। मानवतावादी दृष्टिकोण इसके अंदर, छायावाद के अंदर पाया जाता है कि छायावादी कवियों में रविन्द्रनाथ टैगोर और अरविंद की मानवतावादी दृष्टि का विकास हुआ है। पंत जी ने नारी को मुक्ति करने की इस प्रकार की चेतावनी दी है कि मुक्त करो नारी को, मानो चिर बंदनी नारी को, युग युग की निर्मम कारा में भागनी सखी प्यारी को। जीवन के बदलते मूल्यों की अभिव्यक्ति छायावाद में दिखाई पड़ती है। कामायनी में प्रसाद ने सर्वे अब सुखना संतु, तो निरामया की बात कही है कि औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ। तो ये जो है कामायनी में प्रसाद जी ने इस तरीके के सर्वे सुखांत भावना की बात किया है कि औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ। यानी कि दूसरे को सुखी बचाकर, दूसरे को ही प्रसन्न रख करके आपकी प्रसन्नता में चार चांद लग सकता है। रहस्यवादिता की बात करें तो ये रहस्यवादिता में आत्मा और परमात्मा के अद्वैत तत्व को कामायनी में प्रसाद ने व्यक्त किया है कि नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़िया चेतन। आत्मा अभिव्यक्ति छायावाद की प्रमुख विशेषताओं के अंदर पाई जाती है कि प्रसाद का आंसू आत्मा अभिव्यक्ति परक काव्य है। कवि की घनीभूत पीड़ा इसे साकार करती है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृत से छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई है। निराला ने अपने दुख को इस प्रकार व्यक्त किया है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। आगे बढ़िएगा। वेदना की अभिव्यक्ति छायावाद के अंदर पाई जाती है कि छायावादी कवियों में वेदना विविध रूपों में प्रकट होती है। वेदना का साम्राज्य महादेवी के लिए एक निरापद शरण स्थली रही है कि परशेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की ब्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढेगी पीड़ा। ये महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। पीड़ा और वेदना की मूर्ति साक्षात रही है कौन? महादेवी वर्मा जी। अब हम विज्ञान के प्रभाव की बात कर लेते हैं। तो प्रसाद जी ने कामायनी में शक्ति के संचार का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि मानवता की विजय की कामना, कि शक्ति में विद्युत कण जो व्यस्त विकल बखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य में इसी समस्या तथा युद्ध की विवेशका पर प्रकाश डाला गया है कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो उसे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। चलिए, देश प्रेम और राष्ट्रीयता भी छायावाद की प्रमुख विशेषता रही है कि व्यक्तिवादी होते हुए भी छायावादी कभी अपने देश की समसामयिक स्थिति से विमुख या उदासीन नहीं थे। उन्होंने भी भारत के स्वर्णिम अतीत और अपनी अनुपम ऐतिहासिक धरोहर को स्मरण किया है कि कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन
वह सुवर्ण का काल भूतियों का दिंगत छबिजाल ज्योति चुंबती जागती का जाल। इसमें शैली मुक्त छंद का प्रयोग, प्रतीकों का भरपूर प्रयोग, कोमल कांत पदावली का प्रयोग, छायावाद में भावातिरेक आदि का भी भरपूर उपयोग किया गया है। तो ये रहा छायावाद के उस ऊपर आज एक स्पेशल सेशन हमने जो किया। अब आपको आगे वाले समय में जैसे जयशंकर प्रसाद का स्पेशल आपको सेशन मिला था जिसमें जयशंकर से बाहर कोई सवाल नहीं जा सकता है, उसी तरीके से आपको स्पेशल सेशन में देता रहूँगा। सेशन कैसा लगता है आप सभी लोग इस बाबत कमेंट जरूर किया करो, बताया जरूर किया करो। और आग्रह करता हूं आप सभी से कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो, पहली बार अगर आप चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट यानी कि टिप्पणी छोड़ करके आप हमें आश्वस्त कर सकते हैं कि हमारा कार्य सराहनीय है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग इस बात को लेकर के सराहना जरूर करेंगे। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, विदा लेंगे आपसे, मिलेंगे अगली कड़ी में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।